Dear children, let's continue the lesson number 2 of political science, the electoral process. लास्ट वीडियो में हमने इलेक्शन कमीशन का फंक्शंस वगैरह देखे थे. नाउ द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन में क्या क्या प्रोसीजर्स होता है. सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कॉन्स्टिट्यूएंसी एस्टैब्लिश किया जाएगा, बनाया जाएगा. कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स जो चुनाव मंडल है, चुनाव क्षेत्र है, उसको डिसाइड करेंगे. पूरे एरिया को सेपरेट छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करेंगे. एक एक सेक्शन को एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग चुनाव के लिए लड़ेंगे और वहाँ से इलेक्शन होकर इलेक्ट होकर जाएंगे या फिर रूलिंग करने लगेंगे. तो फर्स्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूएंसी का एस्टेब्लिशमेंट. और सेकंड पॉइंट है फाइनलाइजिंग द वोटर्स लिस्ट. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग वोट देने के काबिल है, यानी कितने लोग 18 ईयर्स के अबव है और कितने लोग वोट दे सकता है, उनका लिस्ट फाइनलाइज करेंगे. नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स. एक एक जो चुनाव मंडल से, एक एक चुनाव क्षेत्र से, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग कैंडिडेट बनना चाहते हैं, जो इलेक्शन में खड़ा होना लड़ना चाहते हैं, उन लोग अपना नाम देंगे, नॉमिनेट होगा. वो नॉमिनेशन का, उन लोगों को नॉमिनेशन का फॉर्म फिल करना होगा. ये नॉमिनेशन का फॉर्म को इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनाइज करेंगे, यानी अच्छी तरह जांच के देखेंगे. इलेक्शन कैंपेन, और उसके बाद इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जो अभियान है, वो होगा, यानी अनाउंसमेंट वगैरह होगा, पोस्टर्स वगैरह लगाएंगे, घर घर में आकर इलेक्शन के लिए वोट मांगेंगे. तो इस तरह कुछ प्रोसीजर्स चलता है, दैट इज़ इलेक्शन कैंपेन. और उसके बाद वोटिंग का दिन आएगा तो एक्चुअल वोटिंग होगा. लोग जाकर अपने अपने कैंडिडेट को वोट देंगे और उसके बाद काउंटिंग द वोट्स होगा, यानी वोट को काउंट किया जाएगा. काउंट करने के बाद जिसको ज़्यादा वोट मिला उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा. तो रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन हो गया. और उसके बाद रिसोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन. इलेक्शन के रिलेटेड कुछ भी अगर डिस्प्यूट्स वगैरह हो गया, ये भी इलेक्शन के ही प्रोसीजर के टाइम पे सॉल्व आउट भी करना है. सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी. अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रीस्ट्रक्चर करना मीन्स जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंक्लूडेड है वो एरिया में कुछ कम ज़्यादा वगैरह करना, या कुछ नया एरिया को वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिलाना वगैरह, ये सब कुछ प्रोसीजर्स होता है रीस्ट्रक्चर करना कॉन्स्टिट्यूएंसी को. द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज़ 543. लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स है? 543. इसका मतलब हो गया कि 543 मेंबर्स अलग अलग 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से सेलेक्ट किया होगा. सो हाउ आर दिस मेंबर्स सेलेक्टेड? एवरी मेंबर रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूएंसी. इट मीन्स देर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा. लोकसभा के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक एक मेंबर को सेलेक्ट करते हैं लोकसभा में. सो टोटल 543 मेंबर्स है, मीन्स लोकसभा के लिए इलेक्शन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है. क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन में एक सेपरेट सेक्शन है, दैट इज डिलिमिटेशन कमीशन. उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना या रिस्ट्रक्चर करना. द डिलिमिटेशन कमीशन डज नॉट सकम टू एनी प्रेशर वाइल रिस्ट्रक्चरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी. कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिस्ट्रक्चर करते वक्त डिलिमिटेशन कमीशन को किसी भी तरीके का दबाव के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है. इट डज नॉट सकम टू एनी प्रेशर. What is a code of conduct? Code of conduct क्या है? To ensure free and fair elections in India, इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन का श्योरिटी देने के लिए द इलेक्शन कमीशन हैज अडॉप्टेड सेवरल मेजर्स. कुछ मेजर्स, कुछ पॉइंट्स, कुछ रूल्स, कुछ स्टेप्स इलेक्शन कमीशन ने अडॉप्ट किया है ताकि इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन हो. द कोड ऑफ कंडक्ट इज वन ऑफ द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन. उनमें से एक मेजर है, एक स्टेप है कोड ऑफ कंडक्ट, जो इलेक्शन कमीशन ने अडॉप्ट किया ताकि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो. इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स, डेकेड मीन्स द ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स, कुछ दशकों से, यानी कुछ 10 ईयर्स में से, मतलब 10, 20, 30 ईयर्स करीब, कुछ वो टाइम से द इलेक्शन कमीशन हैज़ यूज्ड इट्स पावर्स टू कंट्रोल मैल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इलेक्शन. मैल प्रैक्टिसेस मतलब कभी समझो इलेक्शन के टाइम पे गलत हरकतें होती है, कभी कोई इलेक्शन में लड़ने वाले कैंडिडेट को किडनैप करना, या कभी मारा मारी होना, या फिर इलेक्शन में
झूठे वोट देना, यानी दिया हुआ व्यक्ति दूसरे के नाम पे भी वोटिंग करना, या ज़बरदस्ती धमकी देकर वोटिंग कराना वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस होता है। तो ये माल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने या कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ पावर्स को यूज़ किया है करीब कुछ दशकों से। द कोड ऑफ कंडक्ट एक्सप्लेन्स द रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। सो ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहते हैं? इट एक्सप्लेन्स सम रूल्स, उसके अंदर कुछ रूल्स है जो गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना होता है, एंड द वोटर्स मतलब इलेक्शन देने वाले वोट देने वाले पब्लिक को फॉलो करना होता है बिफोर इलेक्शन एंड ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के दौरान। ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है। इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दिस रूल्स। ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर का जो रूल्स है गवर्नमेंट भी इसको तोड़ नहीं सकते। गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दिस रूल्स ड्यू टू द स्ट्रिक्ट ऑब्सर्वेंस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। इन द लास्ट फ्यू इलेक्शंस द कॉमन वोटर्स हैव बिकम कॉन्फिडेंट। तो इस तरह स्ट्रिक्ट ऑब्सर्वेंस किया जाए, मतलब स्ट्रिक्ट निरीक्षण रखा है कि सब जगह में ये कोड ऑफ कंडक्ट का रूल्स फॉलो होता है या नहीं। तो ये स्ट्रिक्टनेस की वजह से कुछ सालों से इन द लास्ट फ्यू इलेक्शंस, यानी कुछ इलेक्शन पहले कुछ सालों से जो इलेक्शन में है, इलेक्शन में कॉमन वोटर्स को यानी आम जनता जो वोट देने वाले पूरे कॉन्फिडेंट के साथ वोट दे पाते हैं। नाउ चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने में क्या चैलेंजेस है, यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इफ वी टेक इनटू अकाउंट द साइज ऑफ अ कंट्री एंड द नंबर ऑफ वोटर्स, कंडक्टिंग इलेक्शंस बिकम्स अ ट्रूली चैलेंजिंग टास्क। अगर हमने हमारे देश का साइज को कंसिडर किया और नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पर कितने होंगे, जितना ज़्यादा बड़ा देश और उतना ज़्यादा वोटर्स, सो नंबर ऑफ वोटर्स भी कंसिडर करोगे तो कंडक्टिंग इलेक्शन बिकम्स अ वेरी बिग वेरी चैलेंजिंग टास्क। ऐसे एक देश में इलेक्शन कंडक्ट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग एक टास्क है। द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द लॉ वाइल डीलिंग विद द चैलेंजेस। इलेक्शन कमीशन को सब कुछ देखना पड़ता है कानून के दायरे पे रहते हुए, और इतने बड़े पॉपुलेशन वाले एक कंट्री के अंदर इलेक्शन कराना ये बहुत ही बड़ा टास्क है। और इलेक्शन कमीशन को ये पूरे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए कानून के अंदर ही रहकर ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसको मतलब इलेक्शन को होने देना है। सम ऑफ द चैलेंजेस मेंशन्ड बिलो। कुछ चैलेंजेस जो इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन के दौरान जो है वो नीचे दिया हुआ है। मिसयूज ऑफ मनी टेक्स प्लेस टू द ग्रेट एक्सटेंट ड्यूरिंग द इलेक्शन। इलेक्शन के वक्त देश का पैसा बहुत वेस्ट हो जाता है, प्रचार के लिए भी, लोगों के बीच में बांटने के लिए भी, इस तरह अलग अलग काम के लिए बहुत सारे पैसे मिसयूज होते हैं। द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू टेक सेवरल मेजर्स टू स्टॉप सच मिसयूज ऑफ मनी। इस तरह पैसे का जो मिसयूज से गलत इस्तेमाल होने से इलेक्शन कमीशन को रोकना पड़ेगा, उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाना पड़ेगा। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज गिव इलेक्शन टिकट्स टू द कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड। और ज़्यादातर आप देखते हैं ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो लीडर्स होते हैं या पॉलिटिक्स में एंटर करने वाले ज़्यादातर लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले होते हैं, हम आए दिन देखते हैं। तो कभी कभी ऐसे कैंडिडेट को जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कभी कुछ मर्डर किया हो, कभी कुछ मारामारी में हिस्सा लिया हो या जेल गया हो, ऐसा कोई ना कोई क्रिमिनल काम किए हुए व्यक्ति इलेक्शन में लड़ने के लिए खड़े होते हैं, कैंडिडेट बनते हैं। दिस रिजल्ट्स नॉट ओनली इन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बट द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो faces problems in ensuring that elections are conducted in free environment। तो ये इस तरह अगर होगा तो ये पॉलिटिक्स में एक्चुअली क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में एंटर मारोगे तो देश के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। तो ये क्रिमिनलाइजेशन हो गया पॉलिटिक्स का। और उसके अलावा साथ साथ में इलेक्शन कमीशन को बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और फ्री इलेक्शन एनवायरनमेंट में इलेक्शन होना या फेयर इलेक्शन होना ये पॉसिबल नहीं होगा अगर इलेक्शन में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स नॉमिनेट हो गया तो। अनदर मेजर चैलेंज इज वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन। और दूसरा एक चैलेंज है दैट इज वायलेंस ड्यूरिंग द इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम पे मारा मारी वगैरह, बहुत ही दंगा वगैरह क्रिएट करना। द एक्सटेंट ऑफ वायलेंस हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो इलेक्शन जब होता है, इलेक्शन के दौरान बहुत सारा वायलेंस अलग अलग जगह में, वो भी उसका
एक्सटेंट्स भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वायलेंस होता ही है. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल दिस वायलेंस. और ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और इलेक्शन कमीशन को हेल्प करना होगा वायलेंस नहीं होने के लिए या वायलेंस को कंट्रोल करने में. टू रिटेन अ कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, लीडर्स गिव इलेक्शन टिकट्स टू देयर ओन रिलेटिव्स. तो ऐसा भी कभी कभी होता है, ये एक पार्टी में जो लीडर है वो नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन के लिए अपने ही फैमिली के, अपने रिलेटिव को ही आगे लेकर आके कैंडिडेट बनाने के लिए टिकट देते हैं. तो ये भी एक मैल प्रैक्टिस है, ये भी गलत नहीं है. दिस प्रैक्टिस क्रिएट्स अ फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स. मतलब पॉलिटिक्स में लीडर बनने या रूलिंग करने के लिए सिर्फ एक फैमिली के ही सिर्फ मेंबर्स रहेंगे. दैट मीन्स आम जनता को किसी को भी कोई चांस कभी मिलता नहीं है. एक ही फैमिली का मोनोपोली, यानी वो रूल करने का अधिकार सिर्फ एक फैमिली को ही हो गया जैसा हो जाएगा, क्योंकि एक रूल किया उसके बाद नेक्स्ट वही फैमिली का नेक्स्ट व्यक्ति आया, वो इलेक्ट हो गया. इस तरह जब हो गए तो फैमिली मोनोपोली पॉलिटिक्स में हो जाता है. At the time of first elections, preparing the voters list was a challenging task. सबसे पहला जब इलेक्शन हुआ तो वोटर्स लिस्ट बनाना बहुत बड़ा एक टास्क था. As many people were illiterate, ज़्यादातर सभी लोग वो ज़माने में illiterate थे, पढ़े लिखे नहीं थे. And the special procedure of voting was used during the election. तो इलेक्शन के लिए नाम पढ़ नहीं सकते हैं, किसको इलेक्शन देना है कोई आइडिया नहीं रहता है, तो इलिटरेट लोग हैं, तो इसके लिए वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था. तो इसके लिए स्पेशल प्रोसीजर यूज़ किया गया वो टाइम का इलेक्शन के लिए. 20 लाख स्टील बॉक्सेस वेर मेड फॉर वोटिंग पर्पस. तो लोगों को ज़्यादा मतलब लिटरेट नहीं थे, ज़्यादातर इलिटरेट लोग थे, इसके लिए उनसे वोट कराने के लिए 20 लाख स्टील बॉक्सेस बनाया गया वोटिंग के लिए. इलेक्शन सिंबल्स वे स्टक ऑन द बॉक्सेस. और इलेक्शन के सिंबल में, इलेक्शन का सिंबल जो व्यक्ति जो सिंबल लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सिंबल अलग अलग बॉक्स में स्टक किया यानी लगा के रखा. द वोटर्स वेर गिवन अ ब्लैंक बैलेट पेपर विच दे वर सपोज टू ड्रॉप इन द बॉक्स. और इलेक्शन जो वोट देने वाले आए, जो वोटर्स आए, उनके हाथ में एक ब्लैंक पेपर, बैलेट पेपर देते हैं और उनको क्या करना है, अपना जो बॉक्स है वो बॉक्स में, मतलब आप कौन से सिंबल को वोट देना चाहते हैं वो बॉक्स, वो सिंबल लगा हुआ बॉक्स में वो पेपर डालना है. Having the election symbol of the party they wanted to vote for. This system ensured that even the illiterate people could vote. तो ये सिस्टम से ये एश्योरेंस हो गया कि एक्श्योरेंस हो गया कि इलिटरेट लोग भी इस तरह वोटिंग दे सकता है. Electoral reforms. Elections is a continuous process. The future of democracy depends on elections. इलेक्शन कभी रुकते नहीं है, बंद नहीं होते. इलेक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और आने वाले पीढ़ी, आने वाले हमारे जो देश में जो डेमोक्रेसी है वो पूरा डिपेंडेड इलेक्शन पर है. जो बेटर से बेटर रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होकर आएगा तो देश और तरक्की करता है. इलेक्टोरल प्रोसेस बिकम्स रिलायबल इफ इलेक्शन प्रोसेस गेट्स इम्प्रूव्ड. तो इलेक्शन में वोट देने का जो प्रोसीजर है वो इम्प्रूव जब तक नहीं होगा तब तक ये प्रोसीजर रिलायबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है. सम रिफॉर्म्स आर सजेस्टेड बिलो. तो हमारे जो सिस्टम अभी चल रहा है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, कोई चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है, वो नीचे दिया हुआ है. To increase participation of women in politics, the political parties should give 50% candidature to women candidates and try to ensure that they get elected. तो औरतें पॉलिटिक्स में बहुत ही कम इंक्लूड होता है एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में. तो इसके लिए वुमेन का पार्टिसिपेशन कंपलसरी करने के लिए 50 कैंडिडेचर यानी 50 ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पर 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी सेपरेट करो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विमेन कैंडिडेट बनेंगे. और ये भी ध्यान देना है कि विमेन कैंडिडेट जीत कर, मतलब दे शुड गेट इलेक्टेड, उनको इलेक्शन में जीतने का चांस देना. पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट गिव कैंडिडेचर टू कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड. और दूसरी बात यह है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को कभी टिकट देना नहीं चाहिए, यानी कि कैंडिडेचर देना नहीं चाहिए. कैंडिडेट का जगह में खड़े, मतलब इलेक्शन में खड़े होने नहीं देना चाहिए. दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट इन दिस रिस्पेक्ट. तो इस मामले में कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस. इलेक्शन का जो खर्चा है वो पूरा ध्यान कौन देना है, गवर्नमेंट को देना है. टू एंश्योर दैट पार्टीज विल नॉट मेक मिसयूज ऑफ मनी.
एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शंस कैन बी स्टॉप्ड। सो ये भी ध्यान देनी होगी कि पार्टी, कोई भी पार्टी पैसा को इलेक्शन के दौरान मिसयूज़ करे या मिसमैनेजमेंट करे, सही गलत तरीके से इस्तेमाल करे, तो इसको स्टॉप करना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट शुड बी अमेंडेड सो दैट कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड वुड नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। सो पीपल्स एक्ट करके एक एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये अमेंड करना चाहिए, यानी कि वक्त वक्त पे उसमें चेंजेस लाना चाहिए ताकि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम मशीन, जो हमने थोड़ा देर पहले देखा था, बैलेट बॉक्सेस ऐसा स्टील के बॉक्सेस, बहुत सारे बॉक्सेस बनाए गए करके हमने देखा, बराबर। सो ये जर्नी वहाँ पर शुरू हुआ बैलेट बॉक्स में, वहाँ से लेकर 20 लाख बैलेट स्टील बॉक्सेस बनाया करके हमने देखा था, वहाँ से लेकर अभी का ईवीएम मशीन तक पहुँचा हुआ जर्नी कैसे है। द फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज हेल्ड इन 1951 to 52। पहला इलेक्शन 1951-52 में हुआ इंडिया का। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ शेपिंग ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। ये था हमारा देश का डेमोक्रेसी इलेक्शन के जरिए देश चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का शुरुआत यहाँ पर था। इन द इनिशियल इलेक्शंस बैलेट बॉक्सेस वर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ वोटिंग। शुरुआत में स्टार्टिंग में जो इलेक्शन होता था उसके लिए बैलेट बॉक्सेस बनाया गया था, वो यूज़ करते थे इलेक्शन के लिए। द यूज़ ऑफ ईवीएम मशीन स्टार्टेड फ्रॉम द डेकेड ऑफ 1990s। 1990s मीन्स 1991-92 टिल 2099। तो 1990s में ईवीएम मशीन एस्टैब्लिश किया। मैनी थिंग्स कुड बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ वोटिंग मशीन। तो इस तरह ईवीएम मशीन आने पर बहुत सारे चीज़ हम एक्स्ट्रा पाया या बहुत फ़ायदा हुआ। इफ़ द वोटर्स डू नॉट वांट टू वोट फॉर एनी कैंडिडेट, अगर समझो ऐसा कोई है जिनको कोई भी कैंडिडेट लायक नहीं लगता है, किसको भी वोटिंग नहीं देना है, दैट पर्सन ऑल्सो कैन वोट। कैसा वोट करोगे? दे वुड चूज एन ऑप्शन नन ऑफ द एबो। उन लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर में से ऊपर जो बताया हुआ कोई भी, किसी को भी मैं वोटिंग नहीं दे रहा हूँ। दैट मीन्स यू put your vote but you did not give any candidate your vote because you don't think that they are deserving for the vote. None of the above, none of the above, NOTA वो शॉर्ट फॉर्म हुआ। दिस ऑप्शन मीन्स इस तरह वो मशीन में दिखेगा आपको। दिस ऑप्शन कैन बी गिवन ओनली बिकॉज ऑफ द वोटिंग मशीन। ये वोटिंग मशीन के वजह से ही ये एक ऑप्शन दे सकता है। इट हैज़ बिकम ईजी फॉर डिसेबल्ड पीपल, दिव्यांग। डिसेबल्ड मीन्स जो जिनको थोड़ा बहुत फिजिकल इश्यूज रहता है, जैसे हाथ या आंख नहीं है या ऐसा कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी रहेगा, तो उसके लिए बोलते हैं दिव्यांग लोग, हिंदी में बोलते हैं, डिसेबल्ड लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो उनको भी वोटिंग देने में आसान हो जाता है। इट रिड्यूस द कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर पेपर एंड दे बाय हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। पहले जब बैलेट पेपर वगैरह होता तो बहुत सारे पेपर वेस्ट हो जाते थे, सो कटिंग ऑफ ट्रीज ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अभी ये मशीन में ही है तो पेपर का यूज़ नहीं है, तो कटिंग ऑफ ट्रीज बहुत ही कम हो गया है। सो इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। इट हैज़ ऑल्सो बीन पॉसिबल टू हैव एन अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। पहले बैलेट पेपर में था तो कितने पेपर जमा हो गया वो काउंट करना बहुत बड़ा एक लॉन्ग प्रोसीजर था, लेकिन अभी जैसे जैसा वोट होते जाएगा वैसा वैसा काउंट भी बनते जाएगा, तो फटाफट इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करने में हेल्प होता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड जनरल इलेक्शंस क्या होता है। लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन जो हर 5 साल में होता है उसको जनरल इलेक्शन कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा हमारा पार्लियामेंट के 2 पार्ट है। लोकसभा वो अलग है, राज्यसभा अलग है। तो लोकसभा का जो इलेक्शन है 5 years में होता है और उसको जनरल इलेक्शंस कहते हैं। नाउ मिड टर्म इलेक्शंस। मिड टर्म इलेक्शंस क्या होता है? इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लूजेस इट्स मेजोरिटी बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म इन द पार्लियामेंट, और इफ द पार्टीज ऑफ द coalition government withdrew their support resulting in the loss of majority support for the government, and if no alternative government is possible, then the elections are held before the completion of the term. क्या मतलब है इसका? अगर समझो इलेक्शन हुआ, कुछ पार्टी को थोड़ा बहुत मेजोरिटी मिला, मतलब कंप्लीट मेजोरिटी, इतना सीट्स जीतना चाहिए तब जाकर रूलिंग कर सकता है, ऐसा कुछ फिक्स रूल होता है। अगर समझो कोई एक पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट्स मिला, बहुत ज़्यादा सीट जीता, पर वो इतना नहीं है जो इलेक्शन मतलब रूलिंग करने के लिए चाहिए, उतना सीट नहीं मिला, तो क्या करेंगे? वो जो पार्टी जो मेजोरिटी लिया है वो दूसरे पार्टी, छोटे छोटे पार्टी का सपोर्ट लेंगे
और वो पार्टी को कुछ ना कुछ ऑफर करके, कोई पोजीशन ऑफर करके वो सभी पार्टी का सपोर्ट लेंगे, सपोर्ट लेकर एक जो जितना चाहिए उतना सीट्स क्रिएट करेंगे या उतना सीट मिलेंगे। उतना सीट मिलने के बाद वो पार्टी फिर रूलिंग कर सकते हैं। तो इसका रूलिंग जब चलते हैं, वो पार्टी का रूलिंग चालू है, एडमिनिस्ट्रेशन चालू है, अधिकार पे आया, और उसी बीच में या वो अधिकार चलते ही अगर इनको सपोर्ट दिया हुआ 2-3 पार्टी अगर सपोर्ट पीछे हटा दिया, यानी सपोर्ट देना बंद कर दिया, तो इनका सीट्स वापस कम हो जाएगा, इनका मेजोरिटी चला जाएगा। तो फिर ये वो जगह में कंटिन्यू नहीं कर पाते, वो सीट में रह नहीं पाएगा कंटिन्यू, क्योंकि उनका मेजोरिटी उनके हाथ से चला गया है। कुछ पार्टी जो सपोर्ट कर रहे थे वो पीछे हट गया। तो ऐसा सिचुएशन में और कोई नया गवर्नमेंट, ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी बन नहीं पाएंगे। तो उसके ऐसे सिचुएशन में एक नया इलेक्शन, टोटली नया इलेक्शन वापस चालू करेंगे। सो इस तरह जो इलेक्शन होता है उसको कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन। Next one is by-elections. If an elected representatives in Lok Sabha, Vidhan Sabha or local self-government resigns or due to his or her death, his seat becomes vacant. Suppose कभी कभी ऐसा लोक सभा का कोई मेंबर है या विधान सभा का, या विधानसभा स्टेट में होता है, स्टेट गवर्नमेंट है वो, विधानसभा या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी जो हमारे म्यूनसिपल एरिया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसा लोकल एरिया, ग्राम पंचायत वगैरह, वैसा जगह का कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी जो चुने, जो जीते जो व्यक्ति, जो रूलिंग कर रहे जो व्यक्ति, अचानक उनका रिसाइन हो जाना यानी इस्तीफा दे देना, या फिर उनका डेथ हो जाना अचानक, तो वो सीट वैकेंट हो जाता है यानी कि खाली पड़ जाता है। तो वो सीट के लिए नया इलेक्शन लिया जाता है। द इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दैट वेकेंट सीट, वो खाली सीट के लिए। सो ऐसा जब इलेक्शन होता है तो उसे कहते हैं बाई इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश्ड एन एक्सपर्ट कमेटी ऑन 8 अक्टूबर 2010। इलेक्शन कमीशन ने एक एक्सपर्ट कमेटी को एस्टैब्लिश किया, स्टार्ट किया 8 अक्टूबर 2010 में। इट वॉज डिसाइडेड टू ऐड अ न्यू फैसिलिटी, और ये कमीशन के वजह से ऐसा डिसाइड किया गया कि एक नया फैसिलिटी ऐड करना है, दैट इज़ वाटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इन ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन में वाटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ये क्या होता है देखें। ऑल पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड दिस, ये आइडिया को सभी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट किया। बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी द वोटर्स कैन वेरीफाई वेदर द वोट कास्ट इज़ रजिस्टर्ड प्रॉपरली और नॉट। मीन्स वोटर जब वोट देते हैं तो कभी कभी मशीन का कुछ डिफेक्ट के वजह से वोट रजिस्टर हुआ नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक सिस्टम स्टार्ट करने के वजह से, ये फैसिलिटी डालने के वजह से मशीन में वोटर, जो वोट देने वाले व्यक्ति खुद वेरीफाई कर सकता है, चेक कर सकता है कि उसका वोट, जो कास्ट किया हुआ वोट है, वो रजिस्टर हुआ प्रॉपरली या नहीं। द पर्पस ऑफ दिस इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू स्टॉप मैल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। तो इस वजह से, ये एक फैसिलिटी की वजह से माल प्रैक्टिसेस नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के नाम पे एक ही वोट वहाँ पर रजिस्टर किया जाएगा, तो उनके नाम पे दूसरा कोई व्यक्ति और वोट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं होगा। So in this chapter we studied the electoral process from various angles. In the next chapter we will study the political parties. तो अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के पॉलिटिकल, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से। उसमें से काफ़ी कुछ पार्टीज हम ऑलरेडी जानते हैं, और कुछ पार्टी के बारे में हमें जानकारी जो नहीं है वो हमें नेक्स्ट लेसन में मिल जाएगा।